गुड आफ्टरनून। एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन 1। एक्सरसाइज 4 तो डिस्कस हो चुका है ना। एक्सरसाइज 5 1 to 5 नो डाउट। 1 to 5 नो। 6 to 10 हाँ 6 to 10 एक्सरसाइज 5। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो dx बाई डी वाई में जाके बन जाएगा dx बाई डी वाई प्लस एक्स। बस मेरे ख्याल से इतना हिंट बहुत है कि ये डायरेक्टली dx बाई डी वाई में लीनियर डीई फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अप टू 10 नो, अप टू 10 ठीक है। 11 to 15 11 to 15 6 and 8। क्वेश्चन नंबर 6। इसे डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, ओरली बता रहा हूं, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ठीक है, वैसे तो मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स में जाके कर सकता हूं, ठीक है ना। अगर तुम इसको डी एक्स बाई डी वाई में जाके करोगे ना तो ये यार तुम लोग, मतलब मैंने एक बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट दिया था, तुम लोग उस स्टेटमेंट को कितने बार प्रूव करोगे। मैंने इतना ज्यादा प्रूफ थोड़ी मांगा था, है ना। मैंने बहुत बिगिनिंग में कहा था कि पता नहीं लोगों को बर्नौलीज फॉर्म से क्या प्रॉब्लम है, पहचान ही नहीं पाते, और तुम लोग मुझे बार बार प्रूफ दे रहे हो, है ना, कि क्वेश्चन नंबर 6 में सर बर्नौलीज फॉर्म है, हम नहीं पहचान पाए कि यार dx by dy इज देयर, x इज देयर एंड एक्स स्क्वायर इज देयर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके क्वेश्चन बन जाता। ठीक, और अगर इसका एक ओरल सॉल्यूशन चाहिए तो वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई को क्लब कर दिया, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। तो मैंने क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया बाई एक्स स्क्वायर वाई डी वाई, है ना, तो मैंने वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन वाई। अब मानते हो ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसको लेफ्ट में ट्रांसफर कर दो, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर, और इधर डी वाई अपॉन वाई बन गया माइनस डी वाई अपॉन वाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। डीई ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल रेडियस 5 सेंटर ऑन वाई इक्वल टू 2 कॉमा लैम्डा, 2 कॉमा लैम्डा नहीं, लैम्डा कॉमा 2 एंड रेडियस 5 की इक्वेशन लिखना, है ना। और जो लोग मुझको जानते हैं कि x माइनस, क्योंकि एक ही डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम खत्म करना है, राइट। सब कराए हुए क्वेश्चंस पूछ रहे हो। लैम्डा कॉमा 2 है ना, इज 25, डिफरेंशिएट कर दिया। अब एक काम करो, ये जो x माइनस लैम्डा आया है ना इसको यहां पुट कर दो। कुछ लोग समझ गए ना कि सर माइनस वाई वाई डैश को पुट कर दीजिए, गॉट द डीई। ये रही डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरी इजी। अप टू 15 14 येट अनदर प्रूफ कि हमको
बर्नौलीज फॉर्म वाकई में पहचान में नहीं आती। ठीक, 14th प्रॉब्लम, गो फॉर बर्नौलीज फॉर्म। समझ गए ना कुछ लोग? y इज देयर, y स्क्वायर इज देयर, इतना हिंट बहुत है। ओरल सॉल्यूशन सोचने दो। नहीं, ओरल सॉल्यूशन नहीं दिख रहा मुझे। गो फॉर बर्नौलीज फॉर्म। ठीक है, 15 में तो लैंग्वेज है, ठीक है ना, तो लैंग्वेज जो लिखा है वो सही लिखा है। वीटी डिप्रिशिएट कम हो रहा है, तो ये लिखा तो है डीवी बाई डी टी, टोटल लाइफ, स्क्रैप, देन द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट। तो स्क्रैप वैल्यू कब की चाहिए? आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। नहीं, वीटी फंक्शन ऑफ टी पूछ रहा है, कर दो, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है ना। इनिशियल कुछ है तो है नहीं। आई इज द परचेस वैल्यू, ठीक है, तो एट टी इक्वल टू 0 वी टी बराबर आई, सही है ना। एट टी इक्वल टू 0 आई, तो इंटीग्रेशन करके जो कांस्टेंट सी आएगा वो निकाल लेना। अब मुझको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तुमसे आफ्टर इनफाइनाइट टाइम बात पूछ रहा है ना, टोटल लाइफ इन ईयर्स, कैपिटल टी इज टोटल टाइम, सॉरी नॉट टी इनफाइनाइट टाइम, कैपिटल टी, टी इक्वल टू कैपिटल टी, फाइंड वी टी। छोड़ दूं कि सर मैंने वी टी निकाल दिया था और एट द एंड स्मॉल टी इक्वल टू कैपिटल टी पुट करके गेट वी टी, ठीक है ना। हाँ वही बोला मैंने, टी इक्वल टू कैपिटल टी। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। और मैंने बता ही दिया था टी इक्वल टू 0 पर वी की वैल्यू आई है। 16 से 20 अप टू 20, एनी डाउट? क्विकली, वो एक्चुअली मैंने v के ब्रैकेट में कैपिटल टी नहीं पढ़ा था, v ब्रैकेट कैपिटल टी, मतलब वो कैपिटल v की वैल्यू पूछ रहा था एट t इक्वल टू कैपिटल टी, है ना। 17 पॉपुलेशन, अरे बहुत इजी सी क्वेश्चंस हैं यार, ये दे रखा है, ठीक है, इंटीग्रेट कर लो, उसके बाद में p निकल आएगा, t इक्वल टू 0 पर p की वैल्यू 850 यूज कर लो, तो उससे तुम्हारा c निकल आएगा, है ना। अब मैं लीनियर ही थोड़ी सॉल्व करना सिखाऊंगा तुमको। तो कैपिटल टी फंक्शन ऑफ टी आ गया, और फिर कैपिटल P को 0 कर देना, उससे t निकल आएगा, है ना। ओके, अप टू 20 इज डन। 25 is doubt, right? 25 f of xy equal to fx fy, ये तो डिफरेंशियबिलिटी में बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोगों ने किए हैं कि सर ऐसे क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट कर दिया करो, है ना। डिफरेंशियबिलिटी कुछ लोगों को याद आ रही होगी। तो डिफरेंशिएट कर दिया, with respect to x into y is f dash x fy, है ना। अब आई थिंक पुट कर दिया, if I put x equal to 0, f dash y into y, f dash 0 into fy, सही है। f dash 0 गिवन नहीं है ना। f dash 0 is not known। अच्छा, f0 की वैल्यू निकल आएगी, x और y दोनों को 0 रख दो, तो f स्क्वायर 0 इक्वल टू f0, f0 इज 0, f0 इज 1, तो f0 की वैल्यू 1 हो गई, f0 की वैल्यू 1 हो गई। तो
एफ डैश जीरो भी निकल आया ना, नहीं, y इक्वल टू वाई एक्स सेटिस्फाइज द डी, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो ये कंडीशन, अभी इसको इंटीग्रेट करना है, तो y को अगर मैं जीरो रखता हूं, इफ आई पुट y इक्वल टू जीरो, तो कुछ भी नहीं होगा, एफ डैश जीरो, क्योंकि ये ठीक है। अब इंटीग्रेट कर लो, तो ln f इक्वल टू डैश एट जीरो ln y प्लस c, और c की वैल्यू पुट y इक्वल टू वन, y इक्वल टू वन रखूंगा, तो f1 आ गया। और f1 की वैल्यू निकल रही है क्या, f1 की वैल्यू 0,1, तो f1 यू कैन नॉट टेक जीरो, है ना। कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर अगर आपने f1 को जीरो ले लिया, f1 को अगर जीरो ले लिया तो fx ऑलवेज जीरो हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से f1 इज 1, ठीक है ना। नहीं, फर्स्ट कंडीशन में fx डायरेक्ट कैसे आ गया, फर्स्ट कंडीशन में fx इक्वल टू f0, अच्छा हाँ, f0 इंटू किसी एक को जीरो पुट किया मैंने, तो मैंने इधर f0 बन गया और f0 fy बन गया, मैंने x को जीरो रखा था, हाँ अरे डायरेक्ट हो गया, ठीक, मैं बेमतलब में डिफरेंशिएट कर रहा था, ठीक है ठीक है। चलो, प्रॉब्लम इज ओवर। कि सर ये जेई मेंस के क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना, कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन था। अप टू 30, ज्यादा रिस्पेक्ट दे दी मैंने उसको, राइट। अप टू 30, 21 क्या करेगा पूछ करके भाई, इतने ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो कि dy बाई डी एक्स। हाँ, ये तो तुम अनदर प्रूफ कि सर वी डोंट नो बर्नौलीज थ्योरम, ओके, तो 21 इज येट अनदर प्रूफ ऑफ, ठीक है ना। अप टू 30, तो बर्नौलीज के तुम लोगों ने एक भी सवाल नहीं पहचान पाए ना। 28 आंसर इज नॉट मैचिंग, तो तुमने गलत किया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो आंसर में पीछे मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए। अप टू 30 ओवर 30 के लिए तो तुम शायद मेथड भूल गए, dy बाई डी एक्स फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में डायरेक्टली ए एक्स प्लस बी वाई प्लस टी को सी को टी रखते थे, तो 30 का मैं मेथड तुमको बता देता हूं, गो फॉर x माइनस वाई इक्वल टू टी। मेरे ख्याल से इतना हिंट बहुत है, वो एक ही बात है, y माइनस एक्स इक्वल टू टी, तो आई थिंक डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन इज डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स प्लस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। मैंने कुछ गलत बोल दिया ना, मैंने y माइनस एक्स को अगर t रखा 30th क्वेश्चन में, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वन इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स प्लस वन, हाँ सही है, और उधर टी स्क्वायर बन गया। बस अब तो तुम लोग इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे, ठीक है, सब कुछ ठीक है भाई। 33, अरे अब एकदम सही हूं, बढ़िया, ठीक है ना। 33 काफी कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए था, है ना। 33, एक मिनट मुझको देखने दो कौन सा बेस्ट आइडिया रहेगा। हाँ, ओरल थॉट आ रहा है मुझे, एक मेथड तो मुझको e की पावर y को t रखने का मन कर रहा है, तुम लोगों को मन कर रहा है क्या कि सर गो फॉर e की पावर y बराबर t, तो जो e की पावर y dy बाई डी एक्स है वो पूरा dt बाई डी एक्स बन गया, माइनस टी इक्वल टू e की पावर x। इसके बाद प्रॉब्लम खत्म, जल्दी से हाँ बोलो, है ना, लीनियर बन गया। मैंने e की पावर y को t पहचान लिया ना, तुम लोग तो जानते हो कि सर इंटीग्रेशन के समय से हम लोग डेरिवेटिव पहचानने में बहुत एक्सपर्ट हो गए। 38 अप टू
35 बोनस क्यों है यार, गलत दे दिया होगा उसमें, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना, हो जाते हैं, मिस्टेक हो जाती है उन लोगों से भी, और क्या। 34 गो फॉर dx बाई डी वाई। 34 को तो शक्ल देखते ही समझ में आ रहा है कि सर dx बाई डी वाई में जाइए, लीनियर बन गई, dx बाई डी वाई प्लस एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, एग्री। dx बाई डी वाई में जाके लीनियर दिख गई। एनी अदर अप टू 38 ओवर। ठीक है, थर्टी एट इज अगेन रॉन्ग। नहीं, अगर इसमें बोनस नहीं लिखा है तो फिर गलत नहीं होगा, ठीक है ना, अगर बोनस लिखा है तो गलत है, अगर बोनस नहीं है तो सही है। 38 इज ए लीनियर, डायरेक्ट लीनियर है, dy बाई डी एक्स में डायरेक्टली मुझको लीनियर नजर आ रही है, कुछ लोग समझ गए ना, ठीक। इससे ज्यादा आसान लीनियर कहां आती एग्जाम में, इससे सीधा dy बाई डी एक्स एंड y लिखा हुआ था। और कुछ होमवर्क था क्या, डीपीपी 5 था होमवर्क, राइट, हाँ बोल दो जल्दी से, डीपीपी नंबर 5, ओके। क्वेश्चन 1 to 5 फाइन, आई एम फाइन, टोटली फाइन, ठीक है ना। 1 to 5 एनी डाउट, नो। फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4, अरे ये तो साफ साफ लिखा है, या तो 11 सीड्स ग्रो कर जाएंगे या 6, तो 11C5 ग्रो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.6 की पावर 5 एंड 0.4 की पावर 6 प्लस 11C6 0.6 की पावर 6 एंड 0.4 की पावर 5। देख लेना मैंने कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बोल दिया, दो केस बना दिए ना, 5 6, ओके, एक बार 6 5, एक बार 5 6। क्वेश्चन नंबर 5, एक, हाँ ये ठीक है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इजी था। की टू रोम नंबर C3 ड्रॉप्ड इनटू अ जार, फिर 5 अदर कीज, जार इज मिक्स्ड, ठीक है। probability that second try will be obtained on second try, तो यार सेकंड ट्राई में ऑप्टेन होने का मतलब है कि पहले ट्राई में ऑप्टेन नहीं हुआ, तो नहीं ऑप्टेन हुआ, तो टोटल कितने कीज हैं, टोटल 6 कीज हैं, जिसमें करेक्ट की कितना है, एक, तो मानते हो 5/6 इज द प्रोबेबिलिटी। अरे बिल्कुल ही बेकार क्वेश्चन था कि सर पहला की रॉन्ग की है ना, दूसरा की करेक्ट की है, ये रहा आंसर। तो ये प्रोबेबिलिटी है 1/6। तो उसने तुमसे क्या पूछा है, तुमसे ऑड्स, व्हाट आर द ऑड्स, तो ऑड्स इन फेवर पूछा है ना, तो मेरे ख्याल से 1:5, 1:5 इज ऑड्स इन फेवर। क्वेश्चन नंबर 3 तो रहने दो यार, ही गेट्स मोर देन 1 करेक्ट, 1 - 0 करेक्ट प्लस 1 करेक्ट। 6 to 10, क्वेश्चन नंबर 6 to क्वेश्चन नंबर 10, एनी डाउट? सिक्स to 10, फर्स्ट क्वेश्चन में बुद्धि मत लगाओ, फर्स्ट क्वेश्चन तो सीधा 1/2 1/2 1/2, शुरू के 3 बच्चे बॉय होने चाहिए बस,
तो पहला चाइल्ड, दूसरा चाइल्ड, तीसरा चाइल्ड, जिसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, हाफ हाफ हाफ। और जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स है उस पर तो नो कमेंट, बॉय भी हो सकता है गर्ल भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 प्रॉब्लम, A consists of and B consists of, मुझे बताओ लॉट सी फॉर्म हुआ, ये लॉट सी है, ठीक है। अब लॉट सी में या तो आर्टिकल ए को बिलोंग करेगा या बी को बिलोंग करेगा। नाउ आई एम टेकिंग आर्टिकल फ्रॉम सी, है ना, एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज डिफेक्टिव। तो आई एम कॉलिंग इवन टू बी डी, आर्टिकल ड्रॉन इज डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी डी। तो मुझको बताओ, क्या तुमको लगता नहीं कि सर जो लॉट सी से आपने आर्टिकल निकाला है, भाई तुम लोगों ने केसेस बना बना के किए ना, टोटल मुझे लगता है तुमने शायद 6 केस बना दिए होंगे, सही है कि सर क्वेश्चन नंबर 6 में हमने 6 केस बनाए थे, 6 बने थे कि 5 बने थे। तो मत बनाओ, थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर ध्यान से सोचते तो बहुत जल्दी हो जाता है ना, कि जो आर्टिकल सी से ड्रॉ हुआ है वो डिफेक्टिव है दो पॉसिबिलिटी में, इट इज डिफेक्टिव एंड इट इज फ्रॉम लॉट ए, इट इज डिफेक्टिव एंड इट इज फ्रॉम लॉट बी। थोड़ा दिमाग लगाओ मैंने क्या कहा, वॉट एवर आर्टिकल यू ड्रॉ फ्रॉम सी लॉट, इट इज फ्रॉम ए एंड डिफेक्टिव, it is from B and defective. I don't think there is any other possibility. Now article is from A, तो C से ड्रॉ किया आर्टिकल A को बिलोंग करेगा की प्रोबेबिलिटी, लॉट C में कितने A के थे, 3/5 is the probability, दिमाग लगाओ, this is article from A. Now given that it is from A, it will be defective. तो कितने थे टोटल डिफेक्टिव, A में कितने डिफेक्टिव थे, 3 गुड 2 डिफेक्टिव, 2/5। कुछ लोग समझ रहे, डिफेक्टिव गिवन A की प्रोबेबिलिटी ये रही, और इट इज फ्रॉम B, तो इट इज फ्रॉम B इज 2/5, आर्टिकल इज फ्रॉम B एंड डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव गिवन बी, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, तो डिफेक्टिव गिवन बी 1 डिफेक्टिव, टोटल 4 गुड, 1/5। दिस इज द आंसर, आर्टिकल ड्रॉन फ्रॉम सी लॉट इज डिफेक्टिव। अप टू क्वेश्चन नंबर 10 क्विकली, अप टू प्रॉब्लम 10। 7th मत पूछो यार, 7th तुम लोग खुद भी कर सकते हो, है ना। एनी अदर, नो, अप टू 10 7th यार, इतने तो अब तो कुछ तो तुम भी करो। जो कह रहा है वही कर दो डायरेक्टली। A and B each have a bag that contain 1 ball of each of the colors. ठीक है, A randomly selects 1 ball from his bag, puts into B's bag. ये A का बैग है, यहां से B में ट्रांसफर कर दिया, फिर B ने रैंडमली ड्रॉ किया और उसको A में रख दिया। आफ्टर दिस प्रोसेस कंटेंट ऑफ 2 bags आर द सेम। तो यार सिंपल सी बात है, यहां से जिस कलर का बॉल जाएगा उसी कलर का बॉल वापस आ जाएगा, यही तो हुआ। 1 बॉल ऑफ ईच, 1 2 3 4, कितने कलर है, 1 2 3 1 2 3 4 5, puts it into B's bag, B then randomly selects and puts into A's bag. After this process content of 2 bags are the same. तो समझ गए ना कि सर ब्लू बॉल गया और ब्लू बॉल वापस आ गया, तो ब्लू जाने की प्रोबेबिलिटी 1/5 एंड देन ब्लू यहां से वापस ट्रांसफर हुआ
तो आई थिंक अब 2 ब्लू हो गए ना, 2/6, ऐसे 5 केसेस होंगे ना। ये मैंने क्या कर दिया, कुछ गलत कर दिया ना। 5 केसेस क्यों हुए, रुको एक मिनट। 1 2 3 4 एंड 5 वायोलेट। ब्लू इज ड्रॉन 1 2 3 4 5, 1/5 is the probability. फिर here you get 2 blue, total 6, तो 2/6 5, यही हुआ आंसर, यही हुआ। ठीक है ना, मैंने सारे केसेस लिख दिए ना, 5 केसेस, बिल्कुल ठीक। अप टू 10, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। रियल एस्टेट मैन 8 master keys, ठीक है, टू ओपन, ओनली 1 master key will open, ठीक है, will get into specific home। तो मानते हो there will be 2 possibility, room, home is unlocked, home is locked। now home is unlocked, 40/100। मुझे बताओ अगर अनलॉक्ड है तो पर्सन विल गेट इनटू द हाउस, श्योर कि सर फिर तो श्योर एंटर हो जाएगा। नाउ इफ इट इज लॉक्ड, इफ इट इज लॉक्ड तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ही विल एंटर। तो यार सिंपल सी बात है, ही इज ट्राइंग हाउ मेनी कीज, 3 कीज। पर्सन के पास टोटल 3 कीज है और मैं चाहता हूं कि लॉक ओपन हो जाए। तो क्या तुम ये बात नहीं सोचोगे कि सर अगर वो 3 कीज है तो देयर हैज टू बी 1 राइट की, है ना। तो एक तो राइट की सेलेक्ट कर ली मैंने, 1 वे, एंड 2 रॉन्ग कीज। तो आउट ऑफ टोटल देयर विल बी 2 रॉन्ग, गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं। एंड 8C3, total ways he has key is 8C3। तो आई थिंक दिस इज द प्रोबेबिलिटी ही विल गेट इनटू द हाउस, कि उसके पास जो 3 कीज है उसमें से एक सही की होना चाहिए। ठीक, तुमको लगता है कि सर ये जो बात आपने बोली है हम इसी बात को एक और बेटर वे में भी कह सकते हैं, है ना। बेटर वे में कैसे कह सकते हैं, ध्यान से सुनना, मैं इसी का सब्स्टिट्यूट बता रहा हूं, इसका सब्स्टिट्यूट। तुम 3 अटेम्प्ट दे रहे हो, है ना, तुम 3 अटेम्प्ट दे रहे हो, तो मानते हो उस 3 अटेम्प्ट में 1 राइट की विल बी देयर, है ना, कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट। तो राइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8। ये है प्रोबेबिलिटी करेक्ट की कि आउट ऑफ 8 1 इज करेक्ट की। अब तुम क्या डायरेक्टली सिर्फ इस करेक्ट की पर ध्यान दो कि सर देयर आर 3 अटेम्प्ट्स, आइदर दिस की इज ऑपरेटेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट और थर्ड अटेम्प्ट। तो इन प्लेस ऑफ दिस क्वांटिटी यू कैन पुट दिस, डायरेक्टली तुम इसे लिख सकते हो कि सर मैंने तो सीधा आपको राइट की किस अटेम्प्ट में मैंने लॉक में लगाया उसकी प्रोबेबिलिटी बता दी, है ना। तो यू एंटर द हाउस। कुछ समझ में आया मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ उस राइट की पर कॉन्सेंट्रेट किया, बिकॉज आई नो कि मुझको तो घर खोलना है। तो वो की हुई तो है सेलेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/8, लेकिन वो किस अटेम्प्ट में लगी है ना, इट इज फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट। ओके, 11 to 15, एनी डाउट क्विकली। 11 to 15, 14,
13 में मैं तुमको बस मिस्टेक बता देता हूं। 13 में संभव है कि तुमने आंसर 2 टाइम्स आंसर ला दिया हो, ठीक है। इसमें तुम्हारी मिस्टेक ये है कि इसमें क्लियरली दिया है फर्स्ट माइनस सेकंड इज ग्रेटर इक्वल टू 4, तो तुम सेकंड माइनस फर्स्ट को भी तुम गिन गए हो, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा कि सर इसमें पूरी काउंटिंग होनी थी केसेस कि फर्स्ट टिकट माइनस सेकंड टिकट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 4, फर्स्ट माइनस सेकंड, ठीक है ना। तो बस केस बना लेना कि डिफरेंस इज 4, तो पूरा काउंट कर लेना कि सर सेकंड टिकट इज 6, 10, 9, 5, ऐसे अप टू 1, 5। तो आई थिंक हाउ मेनी केसेस, 6 केसेस। इसी तरह से अब एपी तुम्हारी घटती चली जाएगी कि सर अब डिफरेंस 5 का लिखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे तुम्हारे नंबर ऑफ टर्म्स निकलते जाएंगे कि सर 6 फेवरेबल, अगले में 5 आएगा, ऑब्वियसली डिफरेंस 5 है ना, 10, 5, 9, 4, 6, 5 केसेस एंड सो ऑन। बस में ध्यान ध्यान ये इंटरचेंज मत करना, सेकंड इज लेस, ठीक है ना, काउंटिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 तो बता ही दिया। 14 इज ए बेटर वन। mn coins, ठीक है, 2 specified coins will be found in the same purse, ठीक है। तो एक बात बताओ, मैं सिर्फ उस पर्स की बात करूं कि सर लेट अस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्स विच गेट 2 स्पेसिफाइड कॉइन्स, क्योंकि बाकी पर्स पे तो कोई कंडीशन ही नहीं है ना, तो फेवरेबल और टोटल सेम ही होगा। तो मैं सिर्फ उस पर्स की प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूं जिसमें ये दोनों स्पेसिफाइड कॉइन फाउंड होंगे। तो फॉर दैट पर्स, राइट, आई वॉन्ट n कॉइन्स, तो फेवरेबल कि 2 तो तुम वो स्पेसिफाइड कॉइन ले लो, तो Cn-2, Mn-2, दिस इज द फेवरेबल ways to select n coins for the purse which get 2 specified coins. And what is total way? Total way is any n coins, it can hold any n coins. So probability that the purse get 2 specified coins. अब तुमको लगता नहीं कि इसमें तुमको केस नहीं बताना पड़ेगा, अक्सर ये पर्स कौन सा है, इट इज पर्स 1, इट इज पर्स 2, इट इज पर्स 3, विच पर्स, है ना, विच गेट बोथ specified coins together. So I think how many purses? M purses, MC1 number of cases. बुद्धि लगाओ कि मैंने रिमेनिंग पर्स की प्रोबेबिलिटी नहीं लिखवाई क्योंकि जो n कॉइन यू आर टेकिंग देयर इज नो चॉइस, यू कैन कंटेन एनी n कॉइन, तो टोटल एंड फेवरेबल आर सेम, तो प्रोबेबिलिटी इज 1 फॉर रिमेनिंग पर्सेस। तो आई थिंक दिस इज द आंसर। इसी का जो सेकेंड पार्ट है वो थोड़ा सा बेटर है। अब तुम कहोगे कि सर आई हैव ऑलरेडी एग्जामिन्ड आर पर्सेस एंड दोज 2 कॉइन्स आर नॉट देयर। तो अब जो नंबर ऑफ केसेस हो गए तुम्हारे, यू विल अंडरस्टैंड कि सर नाउ नंबर ऑफ केसेस इज m-r, कि 2 स्पेसिफाइड पर्स विल बी इन रिमेनिंग पर्स, ओके, तो m-1, अब m-r, ठीक। अब तुम समझ रहे हो कि सर नाउ लेट्स राइट द प्रोबेबिलिटी टू सेलेक्ट n कॉइन्स फॉर दिस पर्स, है ना। तो दिस टाइम हाउ मेनी कॉइन्स यू आर लेफ्ट विद, यू आर लेफ्ट विद दीज मैनी कॉइन्स, इतने कॉइन, उसमें भी तुम चाहते हो कि 2 स्पेसिफाइड कॉइन आर देयर। ये रहा n कॉइन का सिलेक्शन फॉर दिस पर्स, ठीक है, and total ways to select n coins. CL, easy था ना, आसान।
लास्ट प्रॉब्लम तो यार अपने आप में एकदम एक्सप्लिसिट है कि वो कह रहा है कि दोनों लोग सही सॉल्व करेंगे, रिजल्ट दोनों का सेम है, तो या तो दोनों करेक्ट है या दोनों इनकरेक्ट है। लेकिन तुमको कॉमन सेंस से देखना था कि सर दोनों के इनकरेक्ट होने पर एक इसमें टर्म दी गई है कि बोथ आर रॉन्ग, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेम मिस्टेक बोलेंगे। तो सेम मिस्टेक की प्रोबेबिलिटी तुमको बताई गई है, मेकिंग सेम मिस्टेक, ये ऑड अगेंस्ट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग सेम मिस्टेक इज 1/1001। इसे अकाउंट में लेना है। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसरिंग सेम, ठीक है ना, एंड टू फाइंड द चांस दैट रिजल्ट इज करेक्ट। ये रहा रिजल्ट करेक्ट, ठीक है ना। या तो दोनों ने सही आंसर दिया था या दोनों ने गलत। तुमसे बेस थ्योरम लगाने को कहा है कि दोनों का आंसर करेक्ट है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ओके, सोचने दो। चलो कुछ एक ठीक है, तुमने पेयर ऑफ टेंजेंट सारे फॉर्मूले तो देख ही लिए, कुछ नया टर्म बता देता हूं, दैट इज कॉल्ड एनवेलप। फिर प्रॉब्लम्स डायरेक्टली देखेंगे। थोड़ा सा मुश्किल कंसेप्ट है, ठीक है, लेकिन अब आईआईटी में मुश्किल कंसेप्ट के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं ना, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो व्हाट इज द आइडिया ऑफ एनवेलप? यू आर गिवन, रुको अच्छा एक डेफिनेशन बता देता हूं, एक फॉर्मल डेफिनेशन लिख लो। एनवेलप इज द कर्व, लिखो, एनवेलप इज द कर्व which is tangent envelope is the curve envelope is the curve which is tangent to all lines, which is tangent to all lines of, which is tangent to all lines of a given family of lines, which is tangent to all lines of a given family of lines, ठीक है। So that curve is said to be enveloped to the family of lines. Curve which is tangent to all lines of a given family of lines is said to be enveloped to that family. Is said to be enveloped to that family of lines. तो प्रॉब्लम में यू विल बी गिवन ए फैमिली ऑफ लाइंस, तुमको फैमिली ऑफ लाइन दिया जाएगा और तुमसे पूछेगा कि फाइंड एनवेलप टू देम, लाइंस का एनवेलप बताओ। तो मैंने तुमको एक रफ आइडिया बता दिया कि एनवेलप किसे कहते हैं, ऐसा कर्व जो ये सारे लाइंस को टच करेगा,
ठीक है, so this will be called envelope. हैप्पी बर्थडे दीप्तम। बस तो अब बहुत कम डेज बचे, ठीक है ना। नेक्स्ट बर्थडे तो मालूम है ना तुमको। ट्राई टू गेट ए वेरी गुड IIT, राइट। ओके, तो अब थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना। ऐसा नहीं है कि मैं तुमको कुछ भी फैमिली ऑफ लाइन दे दूं और तुमसे एनवेलप एक्सपेक्ट करूं, ठीक है। तो यू विल फाइंड, हाँ, आई एम श्योर यू विल डू इट, ओके, आई एम कॉन्फिडेंट। तो एक पर्टिकुलर टाइप के ही क्वेश्चन कर पाते हैं हम लोग, है ना। तो अभी मैं तुमको बताता हूं कि हमको क्वेश्चन में फैमिली ऑफ लाइंस दे करके वो तुमसे कर्व फाइंड करवाएगा, ठीक। तो किस तरह के क्वेश्चन हमको दिए जाएंगे वो अभी मैं बताता हूं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। M is parameter। एक बार प्रॉब्लम को समझो। इस इक्वेशन को तुम क्या रीड करोगे बताओ। व्हाट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, आई वॉन्ट टू नो। जल्दी से जवाब दो, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा। फैमिली ऑफ लाइंस। रीजन क्लियर कि सर ये x और y में लीनियर है, तो इट इज ए लाइन। और क्योंकि आप m को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हो, यू आर सेइंग कि m बीइंग एनी रियल, m को आप पाई रख सकते हो, 1/6 रख सकते हो, तो m को हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देते जाएंगे। तो मानते हो दिस रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ लाइंस, एग्री। तो इक्वेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ लाइन। नाउ माय प्रॉब्लम इज फाइंड एनवेलप टू द फैमिली, ओके। इस फैमिली ऑफ लाइन के लिए एनवेलप फाइंड करो, फाइंड एनवेलप, ठीक। अब अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो यू विल कम टू नो कि सर फाइंड द कर्व सेटिस्फाइंग कंडीशन का मतलब होता है फाइंड द लोकस। लोकस फाइंड करो, और लोकस को सोचने का नजरिया हमारा क्या है, एच के। तो मैंने एक एच के पॉइंट माना। अभी हम बात करते हैं ना, अभी समझना तुम लोग, है ना, थोड़ा अच्छा पॉइंट है। एक मैंने एच के पॉइंट लिया। नाउ आई टॉक्ड अबाउट कि लेट अस टॉक अबाउट द लाइन विच कंटेन दिस। उस लाइन की बात करो जो एच के को कंटेनिंग हो। तो तुम तो जानते हो मैं क्या करता हूं, मैथ्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ एजम्पशन। तो मैं तो एज्यूम कर लेता हूं। लेट अस एज्यूम दिस पॉइंट लाइज ऑन लाइन विथ m इक्वल टू m, m बराबर m लाइन कंटेन दिस लाइन, ऐसा मैंने मान लिया, सही। तो क्योंकि m बराबर m लाइन कंटेन दिस, तो पुट कर दो। तो इफ आई पुट दिस टू द लाइन, नाउ आई गॉट टू नो कि अरे ये तो m में क्वाड्रेटिक बन गया, है ना। और तुम्हारा क्वाड्रेटिक तो तुम लोग बहुत जल्दी पहचान लेते हो कि सर इसका मतलब ये है
कि जो आपने एच के लिया था ना, दैट लाइज ऑन एट मोस्ट 2 लाइन्स ऑफ दिस फैमिली। तो जो मुझको फैमिली ऑफ लाइन दिए गए हैं उसमें मैक्सिमम 2 लाइन्स विल कंटेन दिस एच के। ठीक, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि सर मुझे तो आपने एनवलप फाइंड करने को कहा है ना, तो मुझे तो एच के लाइंग ऑन एनवलप में इंटरेस्ट होना चाहिए, राइट? से यस कि आई एम इंटरेस्टेड इन पॉइंट लाइंग ऑन एनवलप। अब जरा तुम फील करो कि क्वाड्रेटिक के नो रियल रूट, भाई क्वाड्रेटिक पर 3 ही तो पॉसिबिलिटी होती है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, नो रियल रूट या 2 इक्वल रियल रूट। तो डोंट यू थिंक कि सर नो रियल रूट का क्या मतलब है? नो रियल रूट, मान लो योर एच के पॉइंट लाइज हियर, कि सर ये जो फैमिली एनवलप है उसके अंदर अगर एच के होगा तो देयर इज नो लाइन ऑफ दिस फैमिली कंटेनिंग एच के। इमेजिन करो। ठीक, अगर मैं बात करूं कि सर एनवलप के बाहर ये है एच के, ये दिस इज एच के, तो डोंट यू थिंक कि सर देयर आर 2 लाइन्स ऑफ द फैमिली दैट कंटेन एच के? बट नाउ यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि सर आप तो पॉइंट ऑन एनवलप की बात करना चाहते हो। इफ आई टेक पॉइंट ऑन एनवलप, एच के लाइज ऑन एनवलप, then what? How many lines of the family will now contain this point? Tell. If HK lies on envelope, बताओ भाई, अगर मैं HK को एनवेलप पर लाई कराता हूं, हाउ मेनी लाइन्स? ओनली 1 लाइन। सही है ना ऋतुराज? तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि सर लाइन विच इज टेंजेंट तो एक ही होगी ना एट दिस पॉइंट। तो अब एच के को कंटेनिंग देयर एग्जिस्ट ओनली 1 लाइन। तो यू वेरी वेल अंडरस्टैंड कि सर क्वाड्रेटिक का 1 सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि 2 इक्वल रियल रूट्स। तो फॉर दैट इफ आई मेक एच के लाइज ऑन एनवेलप देन दिस क्वाड्रेटिक शुड हैव इक्वल रूट्स, डी 0 होना पड़ेगा। तो कुछ लोग समझ गए कि ये क्या आ गया। तो मानते हो जो लोकस है ऑफ एच के दैट कम्स आउट, तो एनवेलप निकल गया बिकॉज एच के लाइज ऑन एनवेलप। तो मानते हो इक्वेशन ऑफ एनवेलप इज व्हाट? कि सर ये तो आपने बुद्धू बना दिया यार, आपने रिवर्स प्रॉब्लम करवा दिया, टेंजेंट दे करके आपने कर्व निकलवा दिया टू विच इट इज टेंजेंट टू, है ना? जबकि अभी तक तो हम लोग कर्व से टेंजेंट लिखना जानते थे। अभी बताता हूं मैं इस कंसेप्ट, अभी तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, मैंने तो जस्ट तुमको समझाने के लिए कि कंसेप्ट वर्क कैसे करता है, ठीक है, वो बताने के लिए बात की थी। अब इस आइडिया को जनरलाइज करता हूं। केवल हम लोग y² = 4x पैराबोला थोड़ी पढ़ना चाहते हैं कि सर और एनवेलप नहीं निकालोगे क्या? ठीक है, कि कुछ और आंसर आ जाए, 2 एनवेलप। 5 सेकेंड्स क्विकली। ठीक है ना? तो नाउ आई एम जनरलाइजिंग दिस कंसेप्ट कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट। तुमको जो फैमिली ऑफ लाइन दिया जाएगा, मैंने पहले ही तुमको कह दिया था कि मैं तुमको किसी भी आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ लाइन के लिए एनवेलप नहीं निकाल के दे पाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन कर पाता हूं विच आर लाइक दिस। लैम्डा इज पैरामीटर। पैरामीटर कहने का तुम रीजन समझ रहे हो
कि सर लैम्डा को हम वेरी कर सकते हैं, है ना, आर्बिट्ररी। एंड व्हाट आर पी क्यू आर? दे आर गिवन लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स वाई। मेरे ख्याल से लीनियर एक्सप्रेशन का तुम लोग मतलब समझते हो। 2x प्लस 3y प्लस 7 इज ए लीनियर। ठीक है, तो ये जो पी क्यू आर है ना, कुछ भी एग्जाम्पल कि सर 3x माइनस वाई प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स लैम्डा प्लस एक्स प्लस 2y माइनस 5। जस्ट एक एग्जाम्पल पुट किया है। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ इस तरह के फैमिली ऑफ लाइन को टैकल करना जानते हैं विच एक्चुअली इज ए क्वाड्रेटिक इन पैरामीटर। समझ पा रहे हो बात को? तो अभी तुम लोग कंफर्टेबल हो गए कि सर अब हमको लोकस, आपको एनवेलप लिखना आता है कि योर आंसर टू एनवेलप। अब लोग मुझे डायरेक्टली स्ट्राइक करा देंगे कि सर व्हाट इज गोइंग टू बी एनवेलप टू दिस, है ना, क्योंकि अब तुमको फील है कि सर आप एच के पॉइंट उठाओगे और कहोगे कि लैम्डा बराबर लैम्डा लाइन कंटेन एच के। सही है, फिर आप कहोगे कि ये लैम्डा में क्वाड्रेटिक बन गया। फिर तुम कहोगे कि बिकॉज एच के लाइज ऑन एनवेलप देयर इज ओनली वन लाइन दैट कंटेन एच के। सही कहा? तो यू विल बी रिक्वायर्ड टू मेक डिस्क्रिमिनेंट 0, D0। तो एज सुन एज आई मेक D0, तो जो भी लोकस आएगा एच के में वो ही एनवेलप है। तो आंसर टू एनवेलप इज व्हाट? आंसर टू एनवेलप इज क्यू स्क्वायर बराबर 4pr। कि सर ये आंसर एनवेलप का, केवल D इक्वल टू 0। सही है ना ऋतुराज? अभी तो बताया था D पॉजिटिव पर तो पॉइंट एनवेलप के बाहर लाई कर गया, D नेगेटिव पर एनवेलप के अंदर लाई कर गया कि सर कोई लाइन है ही नहीं जो कि एच के को कंटेनिंग हो अगर पॉइंट इनसाइड एनवेलप। आउटसाइड एनवेलप देयर आर 2 लाइंस, ऑन एनवेलप देयर इज ओनली 1 लाइन। तो क्या तुम नोटिस कर पा रहे हो कि एक 2 डिग्री का आंसर आ गया? ठीक है, तो लोकस इज कमिंग टू बी ए 2 डिग्री कर्व। तो मैंने तुमसे साफ कहा था ना कि मुझे एक पर्टिकुलर टाइप के फैमिली ऑफ लाइंस के लिए एनवेलप निकालना आता है। ठीक है, अब अगर कोई भी रैंडम बात करेगा मुझसे कि सर इस तरह की इक्वेशन कैसे करके दोगे मुझको, है ना, कि यार आप इसका एनवेलप ला के दो मुझे, कि व्हाट इज एनवेलप टू दिस इक्वेशन, तो मुझे लगता है कि मैं तो मना कर दूंगा कि इस इक्वेशन का एनवेलप क्या होगा। मैं रिफ्यूज कर दूंगा, मैं कहूंगा कि जिसने तुमसे पूछा उसी से जाके निकलवा लो, वही तुमको निकाल के देगा कि इस कर्व का एनवेलप विल बी व्हाट। ठीक है, तो लिमिटेशन है, वी कैन नॉट डू एनी टाइप ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस। ओके, सो आई एम नॉट एबल टू डू दिस प्रॉब्लम। ये भी फैमिली ऑफ लाइन है लेकिन इसका एनवेलप आई एम नॉट एबल टू सॉल्व, है ना। मे बी कि सर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, ऐसा भी तो संभव है कि देयर इज नो सच कर्व, क्योंकि जो सवाल सॉल्व नहीं होते तो सवाल सही नहीं होते होंगे ना, तभी तो सॉल्व नहीं हो रहा। अगर सही होते तो सॉल्व हो जाते। ठीक है, तो कल का होमवर्क एक काम करते हैं, तुम 28 क्वेश्चंस पूरे, मुझे लगता है कि तुम गड़बड़ करोगे कि सर थोड़े ज्यादा हैं और एक दिन का टाइम में नहीं कर पाओगे,
तो एक काम करता हूं, तुमको थोड़ा सा रिलैक्स कर देता हूं, है ना। प्रोबेबिलिटी, एक मिनट, कंपेरेटिवली आसान कौन है मुझे सोचने दो। प्रोबेबिलिटी तो जल्दी होती है ना, एग्री करते हो ना कि सर डीई से प्रोबेबिलिटी ज्यादा फास्ट है? हाँ बोलते हो? हाँ बोल रहे हो ना, मैं मेरे ख्याल से मैं तुम्हारी हाँ सुन रहा हूँ ना। तो व्हाई डोंट वी डू कि सर प्रोबेबिलिटी थोड़ा जल्दी हो जाता है, तो एक दिन के लिए आप इसकी एक्सरसाइज 1 क्यों नहीं होमवर्क दे देते, या डी दे दूं? चलो हटाओ, डी ई। भाई मुझे लगता है कि डी में तुम लोग को टाइम ज्यादा लग रहा है ना। या चलो डी का फ्लो बना हुआ है, अभी डी कर लो तुम, है ना। प्रोबेबिलिटी में बल्कि मुझे लग रहा है शायद ज्यादा समय ले लो। तो टुमारो होमवर्क इज डीई, लास्ट एक्सरसाइज 6। तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए बोल देता हूं कि 20 से लेस एक्सपेक्ट मत करना, मिनिमम 20 तो मैं डिस्कस करूंगा ही, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 20, राइट। तो अगर मुझे लगा कि तुम लोग नहीं कर पाए तो आई विल डिस्कस 20 एंड ट्राई योर बेस्ट कि सर हम पूरा 28 कर लें, ठीक है, अपना बेस्ट ट्राई देना, ठीक है भाई। चलो बाय, जय हिंद।